नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, पिछले 1 से 1.5 महीने में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के कई नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ नियम इन्वेस्टर्स के फेवर में है तो कुछ नियम से एएमसी को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सेबी ने जो भी नियमों में बदलाव किए हैं, इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे नियम के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में बतलाऊंगा और साथ ही साथ आपको किस तरीके से सतर्कता बरतनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों, इन सारे सर्कुलर्स की डायरेक्ट लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। इसके लिए दोस्तों तो एक लाइक तो बनती है और प्लीज 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 सब्सक्राइब करके इस एड फ्री चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सर्कुलर 11 सितंबर 2020 को रिलीज हुआ था और इसमें मल्टी कैप फंड के फंड एलोकेशन के बारे में कुछ बातें की गई हैं। दोस्तों, पहले की गाइडलाइंस क्या थी? मल्टी कैप फंड को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना होता था और सेबी ने फंड मैनेजर को खुली छूट दी थी कि इस इन्वेस्टमेंट को आप अपने हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि आपका जितना मन है आप लार्ज कैप में कर दो, मिड कैप में कर दो, स्मॉल कैप में कर दो। इसकी खुली छूट सेबी ने फंड मैनेजर्स को दे रखी थी। लेकिन दोस्तों, फिर आगे ये देखा गया कि फंड मैनेजर इस खुली छूट का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना लार्ज कैप में कर रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में ना के बराबर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बहुत से मल्टी कैप फंड्स में तो दोस्तों लार्ज कैप में 70% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था। तो दोस्तों, इस तरीके के मल्टी कैप फंड्स एक्चुअल में मल्टी कैप नहीं थे, बल्कि मल्टी कैप के नाम पर म्यूचुअल फंड्स आपको लार्ज कैप बेच रही थी। इन्हीं सब रॉन्ग प्रैक्टिस को देखते हुए दोस्तों, सेबी ने 11 सितंबर को नया सर्कुलर रिलीज किया और उन्होंने कुछ 2-3 बातें कही। सबसे पहले सेबी ने तो ये कहा कि जो मिनिमम 65% की इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी उसको बढ़ा करके अब 75% कर दिया जा रहा है। और दूसरी ये कि अब उस 75% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट को आपको तीनों कैटेगरी में इक्वली डिवाइड करना होगा। यानी कि अब आपको लार्ज कैप में भी 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% का आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। इस नियम के आने के बाद दोस्तों मल्टी कैप के फंड मैनेजर में काफी ज्यादा हलचल हो गई, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मल्टी कैप्स का AUM 17,000 20,000 करोड़ है और उनका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 70% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में 2-3% का इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, इतने बड़े AUM वाले मल्टी कैप फंड्स को रीबैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड की जो एसोसिएशन है एमफी, उसने सेबी को एक पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इस 25% का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसको आप 10% कर दें। फिलहाल सेबी ने इसके ऊपर में अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको फिर बतलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप नया मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज 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 सतर्क हो जाएं और उसका फंड एलोकेशन जरूर चेक करें। और आपने रिसेंटली अगर किसी मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी फंड एलोकेशन चेक कर ले, कहीं वो पर्टिकुलर एएमसी मल्टी कैप के नाम पे आपको लार्ज कैप तो नहीं बेच रही थी। और इस पर्टिकुलर नियम से दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छा खासा बूम आने की आशंका है। दूसरा सर्कुलर आया था दोस्तों 17 सितंबर 2020 को और ये लागू होगा 1 जनवरी 2020 से। इसमें NAV से रिलेटेड कुछ अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि इन्वेस्टर्स को उसी दिन की NAV मिलेगी जिस दिन उनका पैसा AMC के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसको आसान शब्दों में समझते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था, अगर मुझे आज किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके कट ऑफ टाइम से पहले मैं रिक्वेस्ट डाल देता था इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे आज की जो NAV ओपन होगी रात के 9 बजे के बाद में, उसके अगेंस्ट में यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते थे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे आज एक्सिस ब्लू चिप फंड में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज एक्सिस ब्लू चिप फंड एक इक्विटी फंड है तो इसका करेंटली कट ऑफ टाइम 3 बजे का चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 3 बजे से पहले कभी भी रिक्वेस्ट डाल दूंगा इन्वेस्टमेंट का। तो आज एक्सिस ब्लू चिप फंड का रात के 9 बजे के बाद में जो भी NAV डिस्क्लोज होगा उसके अगेंस्ट में मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब मेरा पैसा भी कट ऑफ टाइम से पहले एएमसी के खाते में चले जाना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मान लेते हैं कि मैंने वो जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है वो 2:55 पे किया है और थ्रू निफ्ट किया है, NEFT किया है, और हमें पता है कि निफ्ट के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें 2-3 घंटे तो लग जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा पैसा 3 बजे के बाद में एएमसी के खाते में जाए। चूंकि मैंने रिक्वेस्ट तो 2:55 पे डाली थी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मेरा पैसा 3 बजे के बाद में एएमसी के अकाउंट में गया है, तो मुझे कल की NAV मिलेगी। यानी कि कल जब मार्केट ओपन होगा, ट्रेडिंग होगी और फिर रात के 9 बजे के बाद में जो NAV डिस्क्लोज होगी उस NAV पे मुझे यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपका चेक जितने दिन के बाद भी क्लियर होता है, चाहे वो एक पहले ही दिन हो जाए, दूसरे या 3 दिन ले ले वो चेक क्लियर होने में, जिस दिन भी आपका चेक क्लियर होगा उसी दिन की NAV आपको अलॉट की जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप जब भी अब लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सतर्क हो जाएं। आप अपना बफर टाइम लेकर के कट ऑफ टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस करें कि आप IMPS के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करें और कम से कम आधे घंटे का तो एक बफर टाइम ले लें। अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हर ऐप का खुद का एक पेमेंट गेटवे होता है जिसका खुद का एक कट ऑफ टाइम होता है। इसलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बफर टाइम लेकर के अब आप ट्रांजैक्शन किया करें। तीसरा सर्कुलर आया था दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 को, जिसमें रिस्क ग्रेड यानी कि आसान शब्दों में कहे रिस्कोमीटर को लेकर के नए पैरामीटर्स दिए गए हैं। अभी तक क्या होता था दोस्तों, हमें जो भी फंड में इन्वेस्ट करना होता था तो हम उसके रिस्क को देखते थे। उस रिस्क को देखने के लिए हम उसके रिस्कोमीटर को जाके देखते थे, जिसमें हमें डिफरेंट लेवल के रिस्क दिखाई देते थे। अभी आप स्क्रीन पे रिस्क लेवल को देख सकते हैं, जो कि लो रिस्क होता था, मॉडरेटली लो होता था, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क और हाई रिस्क होता था। तो इन्हीं 5 सेगमेंट में रिस्क को डिवाइड किया गया था। लेकिन ये पर्टिकुलर रिस्क ग्रेड कैसे कैलकुलेट होते हैं इसका आइडिया किसी को नहीं था। तो सेबी ने इस नए सर्कुलर के जरिए एएमसीज को रिस्क ग्रेड को कैलकुलेट करने के पूरे पैरामीटर्स दे दिए हैं। ऐसा करने से हर इन्वेस्टर को अपने फंड का रिस्क देखने में काफ़ी सहूलियत होगी और उसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि अब उसका फंड कितना रिस्की है। और साथ में सेबी ने यह भी कहा है कि जब जब आपके रिस्क ग्रेड में चेंज आएंगे आपको अपने इन्वेस्टर्स को नोटिफाई करना होगा। और ये नियम दोस्तों जनवरी 2021 से लागू होगा। चौथा सर्कुलर भी दोस्तों 5 अक्टूबर 2020 को आया था, जिसमें डिविडेंड ऑप्शन के नाम को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। दोस्तों, अभी तक क्या होता था, हर म्यूचुअल फंड के 2 ऑप्शंस होते थे, ग्रोथ एंड डिविडेंड। डिविडेंड का 2 ऑप्शन होता था, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पे आउट में आपको डिविडेंड पे कर दिया जाता था और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में उस डिविडेंड को वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता था। और हम जैसे इन्वेस्टर को दोस्तों आज तक क्या पता था, हमें ये पता था कि एएमसी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज अ डिविडेंड वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता था। फंड मैनेजर जब भी कोई एंटिटी सेल करता है तो उस सेल अमाउंट को एक पर्टिकुलर अकाउंट में रखा जाता है, जिसको कहते हैं इक्विलाइजेशन रिजर्व, और इसी रिजर्व से आपको डिविडेंड पे आउट किया जाता है। याद रहे दोस्तों, इस पर्टिकुलर रिजर्व में आपका कैपिटल भी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेल अमाउंट इस पर्टिकुलर रिजर्व में रहता है। तो दोस्तों कोई कोई एएमसी ऐसी होती हैं जो ये कह के आपको फंड बेचती हैं कि आपको रेगुलर पीरियड पे आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। तो इसी ट्रैक रिकॉर्ड को हमेशा बरकरार रखने के लिए दोस्तों एएमसी क्या करती है, उस रिजर्व में से आप ही का कैपिटल आपको एज अ डिविडेंड वापस दे देती है। तो इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लेते हुए सेबी ने नया सर्कुलर लाया है और सेबी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स का ही पैसा यानी कि इन्वेस्टर्स का ही कैपिटल इन्वेस्टर्स को वापस देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज से आप इसको डिविडेंड नहीं कहेंगे। डिविडेंड का सेबी ने नया नाम दिया है इनकम कम कैपिटल विड्रॉल। तो इसी तरीके से दोस्तों डिविडेंड पे आउट का मतलब हो जाएगा पे आउट ऑफ इनकम कम कैपिटल विड्रॉल, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का नाम हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम कम कैपिटल विड्रॉल। और ये पर्टिकुलर नियम दोस्तों अप्रैल 2021 से लागू होगी। तो दोस्तों ये थे 4 सर्कुलर जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।